स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 प्लस 1 के चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वेशन इनइक्वालिटीज का सेकंड लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। तो इस सेकंड लेक्चर को सीधा मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं और आज का लेक्चर सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि सितंबर दिसंबर में यहां से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में बनता है। फाइनल एग्जाम में तो पक्का नहीं मैं कहता, लेकिन सितंबर दिसंबर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर बनता है इसमें से। तो समझें, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस ग्राफिकली। तो हमें दो से ज्यादा इक्वेशंस का ग्रुप दिया गया है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। तो जब भी कभी लीनियर इनइक्वेशन को दो या दो से ज्यादा दिया जाए तो उसको बोलते हैं सिस्टम। तो आज हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस दिया गया है और हमें उसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है ग्राफिकली, यानी एक्स वाई डिमेंशंस के ग्राफ से। तो कैसे कर पाएंगे? फर्स्ट कंस्टेंट लिखेंगे और यहां से क्वेश्चन में से फर्स्ट कंस्टेंट लिख दिया। आपको अगर इससे पहला लेक्चर अगर आपने मेरा सुना है तो हम इसको टाइप नंबर 4 कहते हैं। टाइप नंबर 4 में क्या होता था कि एक्स और वाई भी होना चाहिए और कांस्टेंट भी होना चाहिए। तो इसके लिए टेबल वगैरह बनानी पड़ती है, वो सब चेक करें कैसे। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, सबसे पहले आप लिखेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट लिखना सिखा रहा हूं, फिर ग्राफिकल पार्ट लिखना सिखाता हूं। थ्योरेटिकल पार्ट में आपको फर्स्ट कंस्टेंट के लिए लिखना पड़ेगा कि कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, तो इसकी इक्वेशन बनानी है तो इक्वल टू में कन्वर्ट कर देते हैं, ये बन गई इक्वेशन। फिर इसके बाद हमेशा टेबल बनानी है और टेबल में एक बार x के लिए 0 और एक बार y के लिए 0, ऐसा भी करना फिक्स है। जब हम x को 0 पुट कर देते हैं तो 5 × 0 0 हो गया, 4y = 40 बचा, तो y की वैल्यू 40/4 करने से 10 बनती है। अगर आप वर्बली नहीं कर सकते तो रफ कॉपी में इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। और जब y को 0 पुट करते हैं, अब मैं y को 0 पुट करना सिखा रहा हूं, 4 × 0 0 हो जाएगा, 5x = 40, तो x = 40/5 यानी 8 आएगा, x की वैल्यू 8 हो जाएगी। फिर उसके बाद आप लिखेंगे पुट x = 0 एंड y = 0। हमेशा x भी 0 और y भी 0 पुट करेंगे इस कांस्टेंट में, और इस कांस्टेंट को लिखते हुए प्रिकॉशंस भी लेनी है कि अगर यहाँ इक्वल टू है तो आपने इक्वल टू नहीं लिखना, अवॉइड करेंगे आप इसे। 5 × 0 4 × 0 और लेस देन 40, और कैलकुलेशन 0 + 0 0 बन जाता है, 0 लेस देन 40। अब आप छोटी वैल्यू चेक कीजिए, 0 ही है और एरो भी छोटी वैल्यू की तरफ है, तो बिल्कुल सही है, इसलिए हमने पीछे ट्रू लिख दिया। जैसे ही ट्रू लिखा तो फिर हमें सेंटेंस लिखना पड़ेगा, 0 0 lies in closed half plane of the graph of given constants। फर्स्ट कंस्टेंट के बारे में जो थ्योरेटिकल पार्ट हमने लिखना था वो ओवर हो गया। फिर सेकंड कंस्टेंट हमें सिर्फ x की टाइप में दिए गए हैं। तो ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ये टाइप सेकंड है जिसमें सिर्फ x आता है। तो जिसमें सिर्फ x आता है उसमें आपको 13 वर्ड्स की एक सेंटेंस लिखना है, वो 13 वर्ड्स का आज हमने एक सेंटेंस लिखा है। सिर्फ इतना लिखना ही थ्योरेटिकली काफी रहेगा। Constant x > 2 represents closed half plane। closed half plane इसलिए लिखा गया क्योंकि इक्वल टू है। टू द राइट इसलिए लिखा गया क्योंकि ये डायरेक्शन राइट की तरफ जा रही है, ये एरो राइट की तरफ जा रही है, टू द राइट ऑफ द लाइन, और x = 2। इस तरीके से आपने सेकंड कांस्टेंट की थ्योरेटिकल लैंग्वेज लिखनी है। फिर थर्ड कांस्टेंट ओनली y > 3 है, तो इसको टाइप थर्ड समझें। टाइप थर्ड में 11 वर्ड्स की आपको एक सेंटेंस लिखना है। तो उसका थ्योरेटिकल पार्ट किस तरीके से हमने याद किया था, कांस्टेंट y > 3 रिप्रेजेंट्स क्लोज्ड हाफ प्लेन। आज भी क्लोज्ड हाफ प्लेन वर्ड यूज किया गया क्योंकि इक्वल टू है। अबव ऑफ द लाइन, अबव इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि y खुद नहीं मर रहा, y किसी को मार रहा। तो जब कोई y किसी को मारता है तो उसका नाम फेमस होता है, तो y की शेड में हम अबव करेंगे, अबव ऑफ द लाइन y = 3 फुल स्टॉप। तो इस तरीके से आपने ये थ्योरेटिकल सेक्शन लिख लिया। फिर इस थ्योरेटिकल सेक्शन के नीचे ग्राफ पेपर लेकर के आप ग्राफ बनाएंगे और फिर उस ग्राफ पेपर को भी आप उसी रजिस्टर में पेस्ट कर देंगे। ग्राफ कॉपी में नहीं रहने देंगे, वो पेपर फाड़ के और आप इसी क्वेश्चन के नीचे पेस्ट कर देंगे। तो ग्राफ बनाना सीखते हैं। आपको यहां से समझ आता है कि मुझे x मिनिमम 8 बॉक्सेस 8 कट जरूर चाहिए
और y में हमें मिनिमम 10 मार्किंग जरूर चाहिए। तो उस बातों का ध्यान रखते हुए मैंने x y में पॉजिटिव y में 11 मार्क कर लिए हैं और पॉजिटिव x में 9 मार्क्स कर लिए हैं। इधर मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने -2 तक मार्क किया। आप सभी साइड इधर पॉजिटिव x, इधर नेगेटिव x, इधर पॉजिटिव y, इधर नेगेटिव y, एरो वगैरह, ये सब प्रिकॉशंस आप ध्यान रखेंगे। जब भी कोई लाइन ड्रॉ करनी है उसके भी दोनों साइड एरो होने चाहिए और इनइक्वालिटी की जगह इक्वेशन साइन होना चाहिए, इक्वल टू साइन होना चाहिए। इस तरीके से आपको ये सब प्रिकॉशंस फॉलो करनी है। अब आपको पहला पॉइंट सर्च करना है जहां x 0 हो और y 10 हो। x तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ y 10 है, तो y 10 आपको मिल जाता है, मार्क हो गया। फिर एक ऐसा पॉइंट जिसमें x तो 8 हो लेकिन y बिल्कुल भी नहीं है, तो x का 8 आपको यहाँ पे मिल गया और इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। इस लाइन का नाम बनेगा 5x + 4y = 40। हमने इस कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे इसका नाम लिख देना है। फिर सेकंड कांस्टेंट को देखते हैं, x = 2 वाली लाइन मार्क करनी है, तो x = 2 वाली लाइन मार्क की। मार्क करते हुए आपको ये भी सोचना है कि ये लाइन डॉटेड मार्क करनी है या डार्क लाइन मार्क करनी है, क्योंकि इक्वल टू है तो इसलिए डार्क लाइन मार्क की। और फिर उसके बाद इसके शेड के बारे में भी सोच लेते हैं। मुझे फर्स्ट इक्वेशन की शेड के बारे में भी साथ साथ बता देना चाहिए था। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब हम 0 0 के साथ चेक कर रहे थे तो ट्रू आया था, तो ये 0 0 पॉइंट है और ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये कह रहा है कि ये पॉइंट कह रहा है कि मैं ट्रू हूं, तो शेड इधर ही आएगी। तो हमने बिल्कुल छोटी छोटी सी शेड कर दी है। लास्ट लेक्चर में हम बहुत बड़ी बड़ी शेड कर देते थे, लेकिन इसमें जस्ट आपको छोटे छोटे सी शेड करने हैं जिससे आपको याद रहे कि इस लाइन की शेड ओरिजिन की तरफ है। फिर जब x = 2 वाली लाइन को बनाया तो आपने राइट साइड शेड करनी है, तो आपने इसके राइट साइड छोटी छोटी सी शेड दिखा दी है जिससे आपको याद रहेगा। ये टीचर के लिए नहीं है, ये आपके लिए है कि आपको याद रहे। बहुत साथ साथ लगाने की जरूरत नहीं है, काफी गैप पे आप ये निशान लगा सकते हैं। फिर y = 3 वाली लाइन मार्क करनी है और इसमें अबव लाइन के अबव वाली साइड का एरिया शेड करना है। तो y = 3 आपको मिला, एरो डालने के बाद, नाम लिखने के बाद अबव द शेड आपने दिखाया। फिर इसकी शेड इधर जा रही है, इसकी शेड इधर और इसकी इधर। तो इस रीजन को अगर मैं सेलेक्ट करता कि ये मेरा आंसर है, तो यहाँ पे इस लाइन का शेडेड रीजन तो आ रहा है, इस लाइन का शेडेड रीजन, लेकिन इस लाइन का शेडेड रीजन इधर नहीं आ रहा, तो ये रिजेक्टेड है। हमें एक ऐसा पोर्शन सेलेक्ट करना है जो जहां से तीनों एक्सिस की, तीनों लाइंस की शेड जाए। तो अगर मैं इस एरिया को, इस रीजन को सिलेक्ट करता कि ये मेरा आंसर हो सकता है, तो ये भी नहीं बन सकता, क्योंकि ना इस लाइन की शेड तो इधर आ रही है, लेकिन ना तो इस लाइन की आ रही है, ना इधर इसकी जा रही है, तो ये वाला रीजन भी नहीं हो सकता। जब यहां सोचेंगे तो यहाँ पे भी दो लाइनों का रीजन तो बन रहा है, लेकिन ये तीसरी लाइन का नहीं बन रहा, तो ये भी नहीं बन सकता। तो लास्ट में अगर हम इसके बारे में सोचते हैं, इस ट्रायंगल शेप के बारे में, तो यहाँ से तीनों की शेड जा रही है, इसकी ऊपर की तरफ, इसकी इधर और इसकी इधर। तो इसलिए हमने ये क्लोज्ड रीजन सेलेक्ट किया कि जो हमारा आंसर है। फिर हमने, अगर हम पेपर में खुद कर रहे हैं घर पे, तो आप इसमें पेंसिल कलर फिल कर सकते हैं। ग्रेफाइट पेंसिल लेके उसको आप कलर फिल कर लें। कोई जरूरी नहीं है कि आपको इस तरीके से लाइंस दिखानी है, आप इसमें पेंसिल कलर फिल करेंगे, वो ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अभी मैं आपको शेडेड रीजन दिखा रहा हूँ। फिर आपको लिखना होगा कि ट्रायंगल ABC इज आवर बाउंडेड फिजिबल रीजन। बाउंडेड का मतलब होता है जो सभी साइड से बंद हो चुका है, और फिजिबल रीजन का मतलब होता है ये तीनों कांस्टेंट्स का साझा आंसर है। साझे आंसर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फिजिबल रीजन। तो ये बाउंडेड भी है। अगर ये एक साइड से खुला रह जाता तो इसको अनबाउंडेड बोलते हैं, इसमें हमने बोला बाउंडेड फिजिबल रीजन। तो ट्रायंगल ABC इज आवर बाउंडेड फिजिबल रीजन। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक हमें स्केल लिखने की भी हैबिट बनानी है कि हमने स्केल किस तरीके से लिखना होता है। एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आप देख रहे होंगे मैंने 1 1 के गैप पे मार्किंग की हुई है, इसलिए आपको यहाँ पे लिखना होगा कि ऑन एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस के लिए एक जैसी स्केल यूज करें, इसलिए इकट्ठा लिख सकते हैं। कई बार क्या करते हैं कि आप x में तो 1 की मार्किंग ले रहे हैं, लेकिन y में आप 5 5 की मार्किंग लेते हैं। फिर उस केस में आपको ऑन x एक्सिस अलग लिखना पड़ेगा, ऑन y एक्सिस अलग लिखना पड़ेगा। लेकिन आज आप दोनों में 1 1 की गैप पे आप मार्किंग लगा रहे हैं, तो इसलिए आप दोनों को इकट्ठा लिख सकते हैं। ऑन x एंड y एक्सिस दोनों के लिए आप कह रहे हैं कि 10 स्मॉल डिवीजंस। 10 स्मॉल डिवीजंस अगर आप ग्राफ यूज करेंगे तो 0 से लेकर 1 के बीच में छोटे छोटे से 10 बॉक्सेस होते हैं, इसलिए हमने लिखा 10 स्मॉल डिवीजंस इज इक्वल टू 1 यूनिट। उन छोटे छोटे 10 बॉक्सेस को हमने 1 के बराबर माना है, इसलिए 1 यूनिट। अगर हमने 5 के बराबर माना होता तो सामने लिखते 5 यूनिट, अगर हमने 10 यूनिट के बराबर माना होता तो सामने लिखते 10 यूनिट्स। इधर हमेशा 10 स्मॉल डिवीजंस ही आएगा।
जब भी हम क्वेश्चन कर रहे होंगे यहाँ हमेशा फिक्स है और 10 स्मार्ट डिवीजन, और इधर फिक्स नहीं है, इधर आपको चेंज करना है। जिस तरीके की टेबल आपको दिखे उस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ बड़ी बड़ी वैल्यूज दिखे 80, 100, फिर आपको 10 की मार्किंग से काम करना पड़ेगा। 1 की मार्किंग से आप 80 और 100 नहीं दिखा सकते ग्राफ पेपर में। उस दिन फिर आप लिखेंगे 10 स्मार्ट डिवीजन इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। लेकिन आज हमारा 1 की मार्किंग से काम चल रहा है, तो 10 स्मार्ट डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो आपको स्केल भी लिखना है, ग्राफ पेपर बहुत नीट क्लीन बनाना है, एरोस सभी साइड डली होनी चाहिए। हर लाइन की ग्राफ बनाते हुए उसकी भी शेड दोनों साइड एरो होनी चाहिए। जब लाइन का नाम लिखने की बारी आए तो इक्वेशन की पैटर्न में लिखना है, उसको कांस्टेंट के पैटर्न में नहीं लिखना। इन सभी प्रिकॉशंस को आपको ध्यान में रखना है और ये आंसर फिर ग्राफ पेपर से नीचे लिखना है आपको। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। और इस बार हमें 6 कंस्टेंट्स दिए गए हैं। एक ही क्वेश्चन में 6 कंस्टेंट्स, ये मैक्सिमम है। आपके सिलेबस में मैंने कभी 6 से ज्यादा कंस्टेंट नहीं देखे। तो गिनते हैं कैसे 6, ये 1 2 3 4 5 कंस्टेंट्स हैं। तो 5 कंस्टेंट्स के बारे में जब लिखना है तो अगर आपको x, y वाला भी दिया गया है, यानी टाइप नंबर 1 वाला, वो सबसे पहले नंबर पे लिखने की कोशिश किया करें। फर्स्ट कंस्टेंट x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसके लिए 6 वर्ड्स की आपको एक सेंटेंस याद कराया गया था, फिजिबल रीजन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देख लीजिए हमारा जो आंसर आ रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो आंसर आपको सिर्फ आज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सोचना था। तो हमने जो सिलेक्ट किया आंसर वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सिलेक्ट किया। तो इससे बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है कि आज हमें आंसर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सर्च करना है। अगर सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में कोई बनता भी है तो उसको रिजेक्ट कर रखेंगे आप। सेकंड कंस्ट्रेंट, अब आप लाइन से चलेंगे और लिखते जाएंगे x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये टाइप फोर्थ है। तो इसके लिए आपको टेबल बनानी है। क्या थ्योरेटिकल पार्ट लिखना है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, फिर टेबल बनाइए। टेबल में एक बार x को 0, एक बार y को 0 पुट कीजिए। x को 0 पुट करने से y 1 बनता है, y को 0 पुट करने से x भी 1 बनता है, वो हमने लिख दिया। फिर हमने लिखा पुट x = 0 एंड y = 0। ये शेडेड रीजन का पता लगाने के लिए लिखते होते हैं। इन कंस्टेंट लिखते हुए प्रिकॉशन भी फॉलो किया कि ग्रेटर देन का साइन यूज किया, इक्वल टू साथ में नहीं लिया। x की जगह 0, y की जगह 0 पुट करने से 0 ग्रेटर देन 1 बनता है, जो कि फॉल्स है। तो हमने लिखा 0 0 डज नॉट लाई इन द क्लोज्ड हाफ प्लेन। क्लोज्ड हाफ प्लेन इसलिए ऑफ द ग्राफ ऑफ द गिवन कंस्टेंट। फिर थर्ड कंस्टेंट के लिए क्या थ्योरेटिकल पार्ट है, फिर दोबारा से x + y 7x + 9y और लेस देन इक्वल टू 63 दिया गया, इसको भी इक्वेशन में कन्वर्ट किया। फिर टेबल बनाई, x को 0 पुट करने से जैसे हमने इसको 0 पुट किया 9 63 के अपॉन में गया तो वो 7 पे कैंसिल हुआ। और जब हमने y को 0 पुट किया तो ये 0 हो गया और 7 जब अपॉन में गया तो 9 पे कैंसिल हुआ, इसलिए 9 आया। फिर हमने पुट किया x = 0, y = 0 इन दिस कंस्टेंट और फिर हमारा इस तरीके से बनता है 0 छोटी वैल्यू है और उसी की तरफ एरो जा रही है तो जो ट्रिगल। फिर हमने इसमें डज नॉट लाई ना लिख करके लाई लिखा, 0 0 लाइज इन द क्लोज्ड हाफ प्लेन ऑफ द ग्राफ ऑफ गिवन कंस्टेंट। ये सब आपको लिखना आता है। फिर फोर्थ कंस्टेंट आपका x ≤ 6 है। इसके लिए आपको 13 वर्ड्स की एक सेंटेंस याद किया हुआ है। कांस्टेंट x ≤ 6 रिप्रेजेंट्स क्लोज्ड हाफ प्लेन टू द लेफ्ट। लेफ्ट इसलिए यूज किया क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ एरो जा रही है ऑफ द लाइन x = 6 और क्लोज्ड इसलिए यूज किया क्योंकि यहां पे इक्वल टू है। फिफ्थ कांस्टेंट y ≤ 5, इसके लिए आपको 11 वर्ड्स की एक सेंटेंस आपने याद किया है। कांस्टेंट y ≤ 5 रिप्रेजेंट्स क्लोज्ड हाफ प्लेन बिलो ऑफ द लाइन। y खुद मर रहा है तो नीचे गिरेगा, बिलो ऑफ द लाइन y = 5। ये आपने थ्योरेटिकल सेक्शन लिखा। फिर इसके नीचे आपको ग्राफ बनाना है, तो मैंने वो ग्राफ इधर बना दिया है। अब हम ग्राफ की बात करें तो हमें क्या पता लगता है कि इन सारों में हमें x मैक्सिमम से मैक्सिमम 9 चाहिए और y हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 चाहिए। ये हमें यहाँ से देखने से पता लग जाता है। तो उन बातों का ध्यान रखिए। हमने y में +y में 8 तक मार्किंग की है और +x में 10 तक मार्किंग की है। फिर इधर -2 इधर -2, ऊपर +y नीचे -y, राइट हैंड साइड +x और लेफ्ट हैंड साइड -x और सेंटर में ओरिजिन। फिर हमें मार्क करना है x0 y1, वो हमें ये मिलता है और फिर हमें मार्क करना है 1 0, तो वो हमें ये मिलता है। और इन दोनों को ज्वाइन किया, इसका नाम लिखा। फिर उसके बाद शेड के बारे में सोचना है, फॉल्स आ रहा था तो 0 0 पॉइंट यहाँ है और लाइन यहाँ है, ये
ये एरिया, ये पॉइंट इस लाइन को बोल रहा है कि मैं फॉल्स हूं, तो फॉल्स वाली साइड भी जाएंगे, हम ट्रू वाली साइड जाएंगे, तो हमने शेड ऊपर देखा है। फिर सेकंड कंस्ट्रेंट जो इसके बारे में सोचना है, तो इसके बारे में हम जब हमने मार्क किया तो x में तो 0 है लेकिन y में 7 है, तो y में 7 हमें यहाँ मिलता है, और x में 9 है और y 0 है, तो आपको यहाँ मिलता है। इन दोनों को ज्वाइन करके आपको एक लाइन लगानी है, और फिर उसके बाद इसकी शेड के बारे में सोचें तो इसमें ट्रू आ रहा है, ट्रू आ रहा है तो आपको पता लगता है कि अगर ओरिजिन ये है और लाइन यहाँ पे है तो ट्रू इसी की तरफ जाना पड़ेगा, तो इसकी शेड भी आपने थोड़ी थोड़ी दिखा दी है कि इसकी शेड इधर है। फिर फोर्थ कंस्ट्रेंट जब आप लिख रहे हैं x 6 वाली लाइन आपने इस तरीके से लगा दी बिल्कुल वर्टिकल, और फिर उसके बाद उसमें लेफ्ट साइड शेड करनी है तो आपने लेफ्ट साइड शेड लिखा, ये देखिए लाइन में मैंने शेड दिखाई। फिर आपने लास्ट में लिखना है y लेस देन इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 वाली लाइन लगाई, और y खुद मर रहा है तो बिलो, तो इसकी शेड आपने नीचे की। तो अब आपको एक ऐसा रीजन सेलेक्ट करना था जहां से सभी लाइंस की शेडेड एरिया जा रहा हो, तो अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो वो भी पास नहीं होता, इसको भी सिलेक्ट करेंगे वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं, और इधर तो हम सोच भी नहीं सकते सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ में वगैरह, इनमें नहीं सोच सकते। तो कुल मिला के आपको ये शेप मिलती है जहां पे सारी लाइंस का आपको शेडेड रीजन मिल रहा है। तो आपने इसको शेड कर दिया है, आप इसमें पेंसिल से कलर भी फिल कर सकते हैं ग्रेफाइट पेंसिल से अपने ग्राफ पेपर में। तो जब कभी क्रॉस्ड रीजन बनता है तो एक मैंने पहले क्वेश्चन में ये ध्यान नहीं रखा, जब क्रॉस बनता है तो आपको वो पॉइंट दोबारा रिपीट भी करना चाहिए। ए बी सी डी ई एफ ए इज आवर बाउंडेड फीजिबल रीजन, तो ए बी सी डी ई एफ ए दोबारा लिखने से ये हिंट मिल जाता है कि ये बाउंडेड है, सभी साइड से बंद है। ए बी सी डी ई एफ A is our bounded feasible region, तो हमारा ये bounded feasible। फिर हमें स्केल भी लिखना होता है, स्केल हमने 1 की मार्किंग से लिया है, तो ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों के लिए 10 स्मॉल डिवीजन, जो 10 छोटे छोटे डिवीजन हैं उसको 1 यूनिट के बराबर माना गया। तो इस तरीके से आपको स्केल भी लिखना है, एरोज भी डालने हैं, सभी लाइंस के नाम भी लिखने हैं, ये सब आप बातें ध्यान रखेंगे और फिर आप नीट क्लीन ग्राफ बनाएंगे, तभी आपको 6/6 मार्क्स मिलेंगे फाइनल एग्जाम। Find the solution set of the following system of linear inequations graphically, और इस पर कंस्टेंट 3 दिए गए, आपको टोटल 3 कंस्टेंट्स दिए गए और उसके बेस पे आपने सॉल्यूशन सेट बनाना है। तो फर्स्ट कंस्टेंट मैंने बताया था कि जिसमें x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, जिस क्वेश्चन में सबसे पहले आप उसी के बारे में लिखेंगे। तो फर्स्ट कंस्टेंट पे x, y ग्रेटर देन 0 के लिए आप 6 वर्ड्स के लिए एक सेंटेंस लिखेंगे, फिजिबल रीजन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर सेकंड कांस्टेंट लेके शुरू करेंगे 2x + y - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 3 अगर आप राइट हैंड साइड ट्रांसफर करें तो 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, फिर इसकी इक्वेशन बनाएंगे इक्वल टू बन जाएगा। फिर इसमें x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, लेकिन जब y की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है 3/2, जिसको आप 1.5 समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3/2 लिखा रहना चाहिए। Put x = 0, y = 0 इन कंस्टेंट लिखते हुए आपको इक्वल टू का साइन नहीं डालना, और जब आप 0 0 पुट करते हैं तो आपकी ये वैल्यू बनती है 0 ग्रेटर देन 3। अब आप बताइए छोटी वैल्यू तो 0 है तो एरो 0 की तरफ होनी चाहिए थी, है 3 की तरफ, तो आपने इसमें फॉल्स लिखा। जैसे ही फॉल्स लिखा तो 0 0 डज नॉट लाई इन क्लोज्ड हाफ प्लेन ऑफ द ग्राफ ऑफ गिवन कंस्टेंट। फिर थर्ड कांस्टेंट लेना है आपको, और उसके में 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो -1 बन जाएगा, फिर उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इक्वल टू -1 बन जाएगा। फिर x को 0 पुट करने से y की वैल्यू आपकी 1/2 आती है, जिसको आप 0.5 समझ सकते हैं, और जब y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आपकी -1 आती है, वो आपने लिखी। फिर पुट किया x की जगह 0, y की जगह 0 इन कंस्टेंट लिखते हुए आपने इक्वल टू नहीं डाला, और कैलकुलेशन बनके ये बनता है। इसमें छोटी वैल्यू पूछा जाए तो -1 छोटी वैल्यू है और 0 बड़ी है, लेकिन एरो होना चाहिए था -1 की तरफ, तो गलत बना हुआ है तो इसलिए फॉल्स लिखेंगे। 0 0 डज नॉट लाई इन द क्लोज्ड हाफ प्लेन ऑफ द ग्राफ ऑफ गिवन कंस्टेंट। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया सारे कंस्टेंट्स का। फिर अब आप ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। ग्राफ में आपको देखने से पता लग रहा है कि आज मुझे x में बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं चाहिए, तो मैंने +y में तो +5 4 तक लगाई है, और +x में भी 4 तक लगाई है, -3 और +2 तक लगाया है। इस तरीके से आपने +x -x +y -y सब लिख लिया। अब आपको मार्क करना है 0, x 0 होना चाहिए और y 3 होना चाहिए, तो x का 0 y का 3 आपको ये पॉइंट मिलता है, और x का 3/2 का मीनिंग होता है 1.5,
और y 0 होना चाहिए, तो 1.5 1 और 2 के बीच में 1.5 रहेगा और 0, तो वो दोनों पॉइंट को मिला दिया और इसका आपने नाम लिखा। फिर उसके बाद इसकी जब हम टेस्टिंग शेड करना चाहते हैं तो वो फॉल्स आई है, तो 0 0 ये पॉइंट है और ये लाइन है, तो ये कह रहा है कि मैं फॉल्स हूं, तो इसकी तरफ तो जाएंगे, इससे अपोजिट जाएंगे, तो शेड हमने ऊपर की तरफ दिखाई है। फिर थर्ड कंस्टेंट के बारे में बात करें तो इसमें 0 के साथ 0.5 लेना है, तो 0 के साथ 0.5 मतलब यहाँ पे बन जाएगा, और -1 के साथ 0 लेना है तो -1 0 यहाँ बनेगा, और ज्वाइन कर देंगे और इसका नाम लिखेंगे, एक कॉर्नर पे एरो डालेंगे, और फिर 0 0 जब इसमें करते हैं तो ये फॉल्स आ रहा था, तो ये पॉइंट 0 0 ये फॉल्स है, तो शेड इसकी ऊपर जाएगी। तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर सर्च करना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला एरिया रिजेक्ट हो जाएगा, सिर्फ आपका ये आंसर आएगा, तो ए बी सी डी देखिए ये भी रहा है, लेकिन ये हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर चाहिए, तो इसलिए हमने यहां से शुरू करते हुए ए का कोई नॉन पॉइंट नहीं पता, बी पता है, सी पता है और डी फिर दोबारा से नहीं पता, ये इनफाइनाइट है, तो आपने लिखा लास्ट में ए बी सी डी इज अवर अनबाउंडेड, दोबारा ए इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है, आई इज अवर अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, और स्केल भी लिखना है ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस 10 स्मॉल डिविजन्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करके दिखाया, और तीनों क्वेश्चंस का लिखने का तरीका और करने का तरीका मैंने सबका एक जैसा रखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये लैंग्वेज आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करनी है और यही लैंग्वेज आपको लिखनी है, और ग्राफ भी बनाना है, ग्राफ हैबिट बना लीजिए कि नोटबुक में आप ग्राफ को ग्राफ कॉपी में नहीं रहने देंगे, वहां से फाड़ के नोटबुक में ही पेस्ट करेंगे, और लास्ट में फिर आप पेस्ट करने के बाद फिर आंसर भी लिखेंगे। तो बहुत नीट क्लीन आप क्वेश्चंस कीजिए, और इस एक्सरसाइज के जब आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो मेरा फिर दोबारा से आपके साथ सजेशन है कि आज आप नोट्स कैसे बनाएंगे, आज आप नोट्स ऐसे बनाएंगे कि आपने क्वेश्चन का थ्योरेटिकल पार्ट इधर करना है, फिर आपने यहाँ पे ग्राफ पेपर चिपकाना है और फिर यहाँ आंसर, मतलब पूरा एक पेयर आपने यूज करना है एक क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन करना है, जगह बचती है तो आपने यहाँ नहीं लिखना, अगला क्वेश्चन आपने नेक्स्ट पेज पे लिखना है, तो पूरे पेयर पे आप एक क्वेश्चन यूज करें। इस तरीके से 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाए हैं, और 6-7 क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट में देने वाला हूँ, वो मतलब टोटल 9 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएंगे, तो उनको आप पूरा पेयर में करें। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका हमेशा जब भी दोबारा रिवीजन करेंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू। लास्ट में स्टूडेंट्स मैं आपको असाइनमेंट नंबर 22 दे रहा हूँ, और इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, और इनके सॉल्यूशंस का जो आंसर आना चाहिए, फिजिबल रीजन बनना चाहिए, वो भी अप्रॉक्सीमेट मैंने बना दिया है कि इस शेप का बनेगा आपका। फर्स्ट क्वेश्चन का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ और फिफ्थ में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो आप लिखेंगे नो फिजिबल रीजन, और सिक्स्थ में ये डॉटेड लाइन लगी हुई है क्योंकि ये ओपन बाउंडेड ओपन हाफ में है, और बाकी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पर्सनली फोन करके कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।